नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राम प्रताप यादव श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी लखनऊ के तरफ से मैं आज आपके कोर्स बीपीएससी 134 अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर चर्चा करूंगा और बारीकी से हम अपने कोर्स के इकाई 2 अर्थात यूनिट 2, 3rd और 4th के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज यूनिट 2 से इकाई 2 से राज्य प्रशासन की संवैधानिक रूपरेखा से कि किस तरीके से हमारी जो संरचना है उसका ढांचा है किस रूप में है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान के पहले ही अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो यहाँ पर राज्यों का संघ का मतलब फेडरेशन से नहीं है। जिस तरीके से अमेरिका में टर्म फेडरेशन संघीय व्यवस्था का जिक्र किया जाता है, उस रूप में तो हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था नहीं है। इसको लेकर के कई विद्वानों में मतभेद भी रहा है। कोई संघीय बोलता है, कोई एकात्मक व्यवस्था बोलता है, कोई अर्ध संघीय व्यवस्था बोलता है। लेकिन हमारे यहाँ अमेरिका के संघ के विपरीत हमारे यहाँ एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि जहाँ पर संघ को ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ या पावर डिप्यूट की गई हैं। हमारे यहाँ जो संविधान में जो संघीय विशेषता है उसको देखते हैं तो हमारे यहाँ एक तो दोहरी शासन व्यवस्था है। दोहरी शासन व्यवस्था का मतलब एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। इसी के साथ दोनों संघ और राज्य दोनों के बीच में स्पष्ट रूप से हमारे यहाँ शक्तियों का विभाजन किया गया है। संविधान के आप देखेंगे अनुसूची 7 में राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची नाम से इन शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो हमारे यहाँ आपको पता है मित्रों कि संविधान की जो सर्वोच्चता है वो प्रमुख बात है और संविधान की व्याख्या का जो दायित्व है वो न्यायपालिका के हाथों में है। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी संघीय व्यवस्था के साथ साथ हमारे यहाँ एकात्मक व्यवस्था को भी आत्मसात किया गया है, जिसमें आप देखते हैं कि एक एकीकृत जो है न्यायिक जो प्रणाली है, एक जो हमारा न्यायालयिक जो सिस्टम है, कोर्ट का सिस्टम है, वो हमें एक एकात्मक शासन व्यवस्था की तरफ ले जाता है। हमारे चुनाव की जो मशीनरी है, इलेक्शन कमीशन जो चुनाव करवाता है उसकी जो पूरी मशीनरी है वो कहीं ना कहीं हमें एकीकृत व्यवस्था की तरफ की विशेषता को दर्शाती है। इसी तरीके से लेखा तथा लेखा परीक्षा और इमरजेंसी से संबंधित तमाम सारे ऐसे मामले हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमारी देश की इकहरी नागरिकता है, सभी भारत के नागरिक हैं और कोई ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है। तो ये एक बड़ी विशेषता है जो हमारे यहाँ एकात्मक शासन की व्यवस्था है। तो जैसा मैंने पहले कहा कि संघीय शासन की विशेषता और एकात्मक शासन की व्यवस्था दोनों हमारे यहाँ ये पाई जाती है और इन विशेषताओं के कारण हमारे संविधान को अर्ध संघीय यानी अंग्रेजी में क्वेसी फेडरल सिस्टम भी कहा जाता है। और एक बड़े जानकार हुए केसी वेयर, उन्होंने इस टर्म को दिया था कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज केसी फेडरल। तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि ये अर्ध संघीय व्यवस्था भारत की है। तो अब हमारे यहाँ देखा जाता है कि जो पूरी जो शक्ति का स्रोत है वो संविधान है और इस संविधान के द्वारा हमें राज्यों को तमाम सारे पावर और सेंटर को तमाम सारे पावर दिए गए हैं और सभी अपने अपने अधिकार क्षेत्र में कामों को निष्पादित करते हैं। तो अब हमारा जो आज का जो यूनिट के हिसाब से हम अगर देखते हैं तो आज हमारे लिए जो बहस का मुद्दा है कि राज्य की आखिर शक्तियां ऐसी कौन कौन सी हैं। तो हम देखते हैं कि संविधान में जिस हिसाब से मैंने कहा कि 3 प्रकार से बंटवारा किया गया है। जो विधायी शक्तियां हैं उनको आर्टिकल 246 यानी अनुच्छेद 246 के हिसाब से, तो ये जो सूचियां रखी गई हैं, 3 सूचियां रखी गई हैं, तो इस पर जो है केंद्र की जो सूची है उस पे कानून बनाने का अधिकार
सिर्फ केंद्र सरकार को है। इसी तरीके से जो राज्य सूची है उस पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य को है, और जो समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट है उस पर दोनों सरकारें, केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन उसमें यदि कोई विवाद पैदा होता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया हुआ कानून लागू होता है या मान्य होता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो राज्य सूची है उस राज्य सूची में मूलतः तो 66 उसमें सब्जेक्ट रखे गए थे, लेकिन आज के दौर में उसमें 59 सब्जेक्ट्स हैं और उस पर राज्य सरकार का पूरा अधिकार है उस पर कानून बनाने का, उसको लागू करने का, चाहे वो पब्लिक सिस्टम हो, आपका सार्वजनिक व्यवस्था का हो, या पुलिस हो, कृषि हो, या आपका पब्लिक हेल्थ का, सार्वजनिक स्वास्थ्य का मसला हो, सैनिटेशन का, स्वच्छता का मसला है, या आपका लोकल गवर्नमेंट का जो विषय है, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और ये जो है इस पर ऐसा है कि विभिन्न अगर देखा जाए तो एकमात्र क्षेत्राधिकार अगर राज्य का है, परंतु बहुत सारी ऐसी विपरीत परिस्थितियां होती हैं जिसमें संसद भी इस पर कानून बना सकती है। तो संसद ऐसे विपरीत परिस्थितियों में इस हिसाब से कानून बनाएगी कि जो उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्य हैं उनके द्वारा पारित प्रस्ताव होगा और उस प्रस्ताव के आधार पर वो राज्य सूची पे कानून बना सकती हैं। लेकिन ऐसा कानून जो है, ये जो अधिकार है संसद को, वो सिर्फ 1 वर्ष की अवधि के लिए है और नए फिर उसके बाद से एक्सटेंड करने के लिए, उस प्रस्ताव को बढ़ाने के लिए फिर से जो है उसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है। ऐसे ही आपातकाल जैसे आर्टिकल 356 में आप देखते हैं, जब संविधान में व्यवस्था है इमरजेंसी लागू करने की, ऐसे किसी राज्य में कानून व्यवस्था फेल होने की स्थिति में गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल महोदय के द्वारा संतुति की जाती है राष्ट्रपति शासन की, तो उस विषय पर भी केंद्र सरकार को अधिकार है कि वो राज्य पे सूची पे कानून बना सकती है। या ऐसा भी हो सकता है कि कई 2 या 3 राज्य अगर रिक्वेस्ट करें, आग्रह करें सरकार से, केंद्र सरकार से कि आप कानून बनाइए, तो उस पर भी ये केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ऐसे तमाम सारे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं, तमाम तरीके के अंतर्राष्ट्रीय जो प्रथाएं हैं, कस्टम्स हैं, उनको लागू करने के लिए भी चूंकि केंद्र सरकार जिम्मेदार है, तो वो राज्य विषय पर वो कानून बना सकती है। तो हम देखते हैं कि राज्य सूची के अपने विषय हैं और उस पे उसको एकाधिकार प्राप्त है कानून बनाने के लिए, लेकिन इन विषम परिस्थितियों में जैसा कि मैंने जिक्र किया, केंद्र सरकार उस पर कानून बना सकती है। इसी तरीके से आप देखते हैं कि जो समवर्ती सूची है जिसमें करीब 52 विषय हैं और उस 52 विषय में हालांकि अंतिम रूप से देखा जाए तो उसमें 47 सब्जेक्ट ही रखे गए हैं, जिसपे कानून बनाने का अधिकार दोनों सरकारों को है, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को। इसमें जो है जितने भी क्रिमिनल जो है लॉ है, यानी कि आपराधिक कानून है, आपराधिक जो प्रक्रिया है, विवाह से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, नागरिक प्रक्रिया, आर्थिक और सामाजिक जो नियोजन है, उस पर कानून बनाने के लिए समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों को अधिकार दिया गया है। और इस विषय पर जैसा मैंने पहले बताया कि अगर कोई कानून के विषय पर, कानून को बनाने को लेकर के कोई टकराहट या विरोध की स्थिति पैदा होती है, तो वो केंद्र का कानून मान्य होगा। तो इस तरीके से ये हमारी ये जो समवर्ती सूची है, इसमें तमाम तरीके की परस्पर जो है विरोध अवरोध भी दिखाई देते हैं और वो मामले न्यायालय द्वारा तय किया जाता है। तो न्यायालय जो है जिन विषयों को, जहां पर डिस्प्यूट पैदा होता है समवर्ती सूची को लेकर के, वो कुछ प्रिंसिपल्स पे, कुछ सिद्धांतों पे वो अनुसरण करता है न्यायालय। यदि मान लीजिए तीनों सूचियों में यदि कोई विषय परस्पर व्यापी हो तो संघ विधायिका को प्रमुखता दी जाती है, ये एक पहला सिद्धांत है। इसी तरीके से यदि कोई शब्द के ऊपर कोई प्रविष्टि हो, उसके प्रत्येक शब्द के ऊपर और अधिक
विस्तृत महत्व दिया जाता है, तो वो प्रविष्टि निरर्थक नहीं मानी जाती है। ये एक सिद्धांत है। इसके अलावा एक तीसरा सिद्धांत जो न्यायपालिका अपनाती है वो ये है कि यह निश्चय करने के लिए कोई कानून किस प्रविष्टि के तहत है, उसके सारगर्भित अर्थ पर विचार किया जाता है। इसमें हम ये नहीं भूल सकते हैं कि राज्य में राज्यपाल की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, गवर्नर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपको पता होना चाहिए कि संविधान में केंद्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है और राज्य का जो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रेसिडेंट है, जो अध्यक्ष है, वो राज्यपाल है और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो मंत्रिमंडल है वो कहीं ना कहीं राज्यपाल को सलाह देने का काम करता है और मुख्यमंत्री को अपॉइंट करने का अधिकार भी राज्यपाल यानी गवर्नर को, और जो गवर्नर है उनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति 5 साल के लिए करते हैं तथा यह उनके इच्छा पर्यंत अपने पद पे बने रहते हैं। तो संविधान के अनुसार देखा जाए तो बहुत सी जो कार्यकारी, विधायी तथा न्यायिक जो शक्तियां हैं, इवन देखा जाए तो इमरजेंसी के जो पावर हैं वो राज्यपाल के पास है। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं तथा जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी भी नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पे राज्यपाल करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स होते हैं स्टेट में, जैसे कि राज्य लोक सेवा के सदस्य होते हैं, उनके जो राज्य में एडवोकेट जनरल होते हैं, जो राज्य में चुनाव आयुक्त होते हैं, इन सब की नियुक्तियां राज्यपाल करते हैं। तो देखा जाए तो जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति महोदय सारी कार्यकारी शक्तियों उनके नाम से की जाती है, संपादित की जाती है, उसी तरीके से स्टेट में, राज्य में सारी राज्य की कार्यकारी शक्तियां वो या उसका निष्पादन राज्यपाल महोदय के द्वारा किया जाता है और राज्यपाल स्वयं भी विधानमंडल का अंग माना जाता है। उसको विधानमंडल में आप देखते होंगे कि राज्यपाल महोदय जितने भी स्टेट हैं सबके देखेंगे आप, जितने गवर्नर हैं वो विधानमंडल को यानी लेजिस्लेचर को वो संबोधित करते हैं और मैसेज भेजने का काम करते हैं। अगर सेशन बुलाना है विधानमंडल का तो सेशन बुलाने का काम करते हैं। यदि सेशन को स्थगित करना है तो वो उसका भी काम राज्यपाल महोदय के द्वारा किया जाता है। एवं अगर असेंबली को डिसॉल्व करना है, असेंबली को भंग करना है, तो वो भी खास तौर पे असेंबली का मतलब यहाँ पर जो लोअर हाउस है, तो आप देखते हैं जो विधानसभा है उसको भंग करने का काम भी राज्यपाल महोदय करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि राज्यपाल जो है राज्य में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हमें एक ऐसा पद है जिनके नाम से तमाम तरीके की कार्यकारी शक्तियों का निष्पादन किया जाता है और एक तरीके से वो केंद्र सरकार की तरफ से स्टेट को वॉच करने के लिए एक एजेंसी के तौर पे भी काम करते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। तो अगर आप देखते हैं कि राज्यपाल के पास ऐसे बहुत सारे जो गवर्नर होते हैं उनके पास क्षमादान की शक्ति होती है, सजा को कम करने की शक्ति होती है या उसको स्थगित करने की शक्ति भी होती है। तो ये एक तरीके से राज्यपाल महोदय के पास एक न्यायिक शक्ति भी आ जाती है। और आपको पता है कि सरकार बनाने के ऊपर मामले में, मुख्यमंत्री को चुनने के मामले में, खासतौर पे अगर फुल मेजॉरिटी की सरकार ना हो, अगर राज्य में पूर्ण बहुमत की किसी दल को पूर्ण बहुमत ना मिला हो और पूर्ण बहुमत मिला भी हो, तो अपॉइंटमेंट करने के लिए मुख्यमंत्री को अपॉइंट करने के लिए जो विवेकाधीन जो अधिकार है राज्यपाल का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि राज्य में जो गवर्नर होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं, उनके पास जो विवेकाधीन अधिकार है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अधिकार है, जिसके द्वारा वो सरकार को बनाने के लिए, मुख्यमंत्री को अपॉइंट करने के लिए वो अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पे राज्यपाल विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मंत्रियों को हटाने का मामला हो, मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में किसी मंत्री के ऊपर कोई कदाचार, जैसे कोई अगर दोष सिद्धि हो जाती है तो राज्यपाल महोदय को ये मुख्यमंत्री को
निर्देशित करना होता है, उन्हें सीधे अपने द्वारा उस संबंधित मंत्री को हटाने का भी पावर मिल जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति के अलावा भी मंत्रिमंडल एक तरीके से राज्यपाल महोदय के इच्छा पर्यंत अपने पद पे बना रह सकता है। तो इसको लेकर के कई बार डिस्प्यूट भी हुए हैं केंद्र में और राज्य सरकारों में, खासतौर से क्योंकि कई ऐसे आरोप भी लगे हैं कि राज्यपाल केंद्र सरकार के एक तरीके से एजेंट के रूप में, खासतौर से उन सरकारों ने आरोप लगाया जहां पर केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही हैं। तो राज्यपाल के विवेक के अधिकार को लेकर के, स्वविवेक के अधिकार को लेकर के तमाम तरीके के तर्क जो है प्रचलित हैं। क्योंकि राज्यपाल के पास विधानसभा भंग करने का भी अधिकार है और ऐसा वो मुख्यमंत्री की सलाह पे ही करते हैं अक्सर। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं कि जहां पर राज्यपाल अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपातकाल का प्रोविजन मैंने बताया है, आर्टिकल 356 या अनुच्छेद 356 के तहत वो आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति महोदय को ये सलाह दे सकते हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है और अव्यवस्था फैली है और राज्य में राष्ट्रपति शासन को लगाया जाए। तो इस तरीके से एक पार्ट हम देखते हैं कि राज्य में राज्यपाल का हो गया। दूसरा पार्ट जो है वो विधानमंडल का है कि विधानमंडल जो है देखा जाए तो जितना पॉलिसी मेकिंग का काम है, अर्थात नीति निर्माण का काम है, उसका ढांचा बनाने का काम है, नीति निर्माण का, वो काम विधानमंडल करता है। जितनी सरकार की नीतियां होती हैं और जो शक्ति का जो स्रोत होता है सरकार की, वो विधानमंडल कहीं ना कहीं होता है, जो अपने संवैधानिक दायरे में रह करके लोकहित के काम करता रहता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि विधान मंडल में आप देखते हैं कई राज्यों में विधान परिषदें भी होती हैं, जो बड़े राज्य हैं तो वो उनके यहाँ विधान परिषदें भी होती हैं जो अस्थायी सदन होता है। लेकिन अधिकतर राज्यों में भारत में हमें दिखाई देता है कि विधानमंडल सभी राज्यों में है और वो वहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के द्वारा सरकार का गठन किया जाता है और इस तरीके से विधानमंडल का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने हुए सदस्य के द्वारा होता है और ये सदस्य कम से कम 60 से लेकर के 500 तक हो सकते हैं। तो जो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के तहत, अर्थात एकल हस्तांतरणीय मत सिस्टम के द्वारा किया जाता है। जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है उसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है और इनका भी विधान परिषद का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और उससे पहले राज्यपाल द्वारा उसे भंग नहीं किया जा सकता। उसकी इसकी एक ऐसी व्यवस्था है कि जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के हिसाब से राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल लागू करने की स्थिति की समाप्ति के बाद 6 महीने तक संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है। विधान परिषद चूंकि एक अस्थायी सदन होता है क्योंकि इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के पश्चात अवकाश ग्रहण करते हैं। तो जो अब हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर जो विधायी कार्य प्रणाली है वो किस तरीके से, जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है वो काम करता है, किस तरीके से संपादित होता है। तो हम देखते हैं कि विधानसभा में बहुत तरीके के विधेयक पारित किए जाते हैं। महत्वपूर्ण विधेयक होता है वित्त विधेयक, और वित्त विधेयक के मामले में उसको अंग्रेजी में फाइनेंस बिल भी बोलते हैं। ये चीज है कि वो सिर्फ विधानसभा में ही, निचले सदन में ही उसको रखा जा सकता है, विधान परिषद में नहीं। और विधान परिषद जो है, सॉरी, जो विधान परिषद है, विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती है, जो वित्त विधेयक होता है, क्योंकि यह सिर्फ सुझाव या सिफारिश कर सकती है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि किसी राज्य में
अपोजिशन की बहुमत अगर विधान परिषद में हो गई तो उस जो वित्त विधेयक होता है उसको वो रोकने का काम करती है। खास तरीके से कि अगर मान लीजिए बिना संशोधन के और विधान परिषद ने कोई बिल उसके पास आया है वित्त विधेयक, तो उसको अपने पास होल्ड करके रख सकती है, करीब 3 महीने तक होल्ड करके रख सकती है। लेकिन अगर दोबारा विधान सभा ने प्रस्ताव पारित करके भेज दिया तो उसको यदि विधान परिषद 14 दिन के भीतर उसको वापस नहीं करती है तो सीधे राज्यपाल के महोदय के पास उसकी स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वित्त विधेयक के मामले में जो अंतिम रूप से जो निर्णायक है वो विधानसभा है और विधान परिषद सिर्फ इसको स्वीकार करने में देर कर सकती है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि अन्य जो विधेयक हैं विधान सभा में, तो उस विधानसभा में जो तमाम दूसरे विधेयक प्रस्तुत होते हैं तो उसको हम देखते हैं कि वो किस तरीके से प्रस्तुत किए जाते हैं, उस पर निर्णय किसका होता है, अधिकार किसका होता है। तो हम देखते हैं कि यदि विधेयक विधानसभा द्वारा पारित किया गया है तो विधान परिषद उसे अस्वीकार कर सकती है। वित्त विधेयक के अलावा जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसको वो संशोधित भी कर सकती है या 3 महीने तक उसे अपने पास रख सकती है। परंतु यदि विधानसभा उसे संशोधनों के साथ या संशोधनों के बिना दोबारा स्वीकृति देती है तो फिर विधान परिषद इसे केवल 1 महीने तक रोककर इसकी स्वीकृति करने में देर कर सकती है। लेकिन वित्त विधेयक के मामले में मैं बता दूं कि यह सिर्फ अधिकार 14 दिन का है कि 14 दिन के अंदर ही 14 डेज के अंदर ही विधान परिषद को अगर वापस नहीं किया है तो वो राज्यपाल की संस्तुति के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन जो सामान्य विधेयक हैं उस पर ये एक्सटेंशन उसके पास है कि वो 3 महीने तक अपने पास रख सकती है और दोबारा 1 महीने तक उसको रोक के रख सकती है। तो यदि कोई विधेयक परिषद में पेश होता है, विधान परिषद में पेश होता है तो विधानसभा उसे अस्वीकार भी कर देती है तो वह मामला समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि विधानसभा की जो सर्वोच्चता है वो राज्य के शासन व्यवस्था में हमें स्थापित होती दिखाई देती है और ख़ास तौर से वित्त विधेयकों के मामले में, क्योंकि वित्त विधेयकों के मामले में विधानसभा के पास एकाधिकार है और अगर 2 सदनों के बीच विवाद की स्थिति आती भी है तो हमारी कानूनी प्रक्रिया इस तरीके की है, संवैधानिक प्रक्रिया इस तरीके की है कि वहाँ पर विधानसभा ही जो है एक आधिकारिक महत्व का जो है वह स्थान रखती है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि राज्यपाल द्वारा कई ऐसे विधेयक होते हैं जो विधानसभा में पारित होते हैं, विधायिका द्वारा पारित होते हैं, विधान परिषद द्वारा पारित होते हैं और उसकी स्वीकृति के लिए राज्यपाल महोदय के पास वो प्रस्ताव भेजा जाता है। लेकिन राज्यपाल महोदय या तो उसको स्वीकार कर सकते हैं, उसकी स्वीकृति दे सकते हैं विधेयक की और उसके बाद वो कानून बन जाएगा। लेकिन कई बार होता है कि राज्यपाल महोदय उसको रोक भी सकते हैं और वो कानून नहीं बन सकता। तो हम देखते हैं कि वित्त विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक को अपने संदेश के साथ वो राज्यपाल महोदय वापस कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कई ऐसे विधेयक होते हैं जो विधानमंडल द्वारा पारित होते हैं, उनको राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति के विचार के लिए भी उस विधेयक को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसके अलावा जो राज्यपाल महोदय हैं उनको अध्यादेश जारी करने की अर्थात ऑर्डिनेंस जारी करने की भी एक शक्ति होती है। कई बार ऐसा होता है कि जब विधानमंडल का अधिवेशन न हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं और ये जो अध्यादेश होते हैं वो ठीक वैसे ही होते हैं जैसे कोई कानून बनाया गया हो। तो कोई भी अध्यादेश जिसे राज्यपाल ने जारी किया हो उसे विधानमंडल का अधिवेशन होने पर उसके यह कंडीशन है कि अगर कोई ऑर्डिनेंस पहले पास हो गया हो और नेक्स्ट टाइम जब भी विधानमंडल दल की बैठक हो, अधिवेशन हो, जब बुलाया जाए, सेशन बुलाया जाए, तो उसके समक्ष वो ऑर्डिनेंस, वो बिल पेश किया जाता है और जो अधिवेशन शुरू होगा उसके 6 सप्ताह के भीतर इसका प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा। यदि अधिवेशन शुरू हो गया विधानसभा का, विधानमंडल का, तो वो जो ऑर्डिनेंस है उसका जो है प्रभाव 6 सप्ताह के बाद स्वयं समाप्त हो जाएगा। यदि उसके पहले उस ऑर्डिनेंस को
विधानमंडल ने अस्वीकृत न किया हो। तो ये एक बड़ी एक राज्यपाल की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ये भी एक बड़ी शक्ति हम लोग देखते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो प्रशासन पे जो विधायी नियंत्रण है, वो किस तरीके का होता है। तो हम देखते हैं कि जो कार्यपालिका है, जो मंत्रिमंडल है और उसके बाद से जो विधानसभा में पारित जितने कानून हैं, विधेयक हैं, उस पर एक निगरानी रखने के लिए अर्थात प्रशासन पे भी नियंत्रण रखने के लिए किस तरीके से उसकी निगरानी होती है। तो हम देखते हैं कि विधानसभा में जो सदस्य हैं वो प्रश्न पूछते हैं सरकार से और सरकार को उसका उत्तर देना पड़ता है। और ऐसे में क्या होता है कि सरकार भी बहुत अलर्ट रहती है कि पता नहीं कौन सा सदस्य किस तरीके का, किस नेचर का क्वेश्चन पूछ दे, तो उसके लिए सरकार तैयारी करती है। इसी के तरीके से आप देखेंगे कि प्रशासन पे इनडायरेक्टली कंट्रोल करने के लिए जो हमारे माननीय विधानसभा परिषद के सदस्यगण होते हैं, तो वो विभिन्न जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं उस पर वो चर्चा रखते हैं और उस चर्चा में हिस्सा लेते हैं। तो इससे एक तरीके से क्या होता है कि जो प्रशासन है वो बहुत चौकन्ना रहता है। इसी तरीके से बजट का मामला हो तो विधानमंडल की बिना स्वीकृति के कोई बजट, तो कोई धन एकत्र नहीं किया जा सकता है, नहीं कोई पैसा खर्च किया जा सकता है। इस प्रकार जो फाइनेंस कंट्रोल है, जो वित्तीय नियंत्रण है, वो रख करके विधानमंडल तमाम सारे कार्यक्रमों और कार्यकलापों पर नियंत्रण रखती है। तो ये तो ठीक है कि विधानसभा में, विधानमंडल में किसी पार्टी का विशेष बहुमत होता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि उस बहुमत के बाद भी जो ये क्वेश्चन वाला प्रोसेस है कि सदस्यगण, चाहे वो पक्ष के सदस्यगण हो या विपक्ष के सदस्यगण हो, जो सरकार से प्रश्न पूछते हैं, तो उस पे एक तरीके से एक नियंत्रण भी रहता है। तो और एक प्रोसेस के थ्रू, एक प्रक्रिया के तहत आप देखते हैं कि विधानमंडल में जो बजट का जो है उस पे कहीं ना कहीं विधानमंडल के सदस्यों का ही नियंत्रण रहता है। तो इसके अलावा जितने भी खर्चे होते हैं सरकार के, उसकी भी छानबीन वो विधानमंडल जो है लेखा परीक्षा के अर्थात ऑडिटिंग के माध्यम से करती है। तो एक तरीके से हम देखते हैं कि जो फाइनेंस पर भी है इनडायरेक्ट कंट्रोल विधानमंडल का बना रहता है। और आपको पता है कि हमारे संविधान के हिसाब से तो हमारे पास कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो CAG का जो ऑफिस है, वो तमाम सारे राज्यों का जो ऑडिट है होता है, जो लेखा होता है, उसका परीक्षण करता है। तो इसके अलावा जो विधानमंडल में जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, अर्थात जो विधानमंडल की जो लोक लेखा समिति है होती है, वो भी ये निगरानी करने का काम करती है कि किस मद में ठीक से पैसा खर्च हुआ कि नहीं हुआ, और किस किस मद में हुआ और किस किस मद में करना चाहिए था। तो ये तमाम तरीके से बजटीय जो नियंत्रण है वो बना रहता है। तो इसी तरीके से बहुत तरीके की समितियां होती हैं, विधायी समितियां होती हैं, उनके द्वारा भी जो विधानमंडल है, जो विधानसभा है, वो एक तरीके से नियंत्रण बनाने का काम करता है सरकार के ऊपर, उनके खर्चों के ऊपर और उनके कार्यप्रणाली के ऊपर। जैसे कि प्राक्कलन समिति है, सार्वजनिक उपक्रम समिति है, सरकारी आश्वासन समिति है, ये तमाम तरीके की समितियां हैं जिस पे जो विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं, वो अलग अलग मेंबर्स को उस कमेटी में रखा जाता है और उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो जो है सरकार की कार्यशैली के विभिन्न जो पहलू हैं उनकी जांच करें। इसी तरीके के जो मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व है, वो भी एक बड़ा प्रभावपूर्ण कार्य है। और जो भी सरकार होती है, जो मिनिस्टरशिप होती है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जिनके हेड चीफ मिनिस्टर होते हैं, तो वो वास्तव में वो विधानमंडल का सबसे बड़ा प्रभावी उत्तरदायित्व का काम तो मंत्रिमंडल का है, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का है। तो वो उनका जो है पूरा कार्यपालिका जितनी होती है, तो वो उन सब पे जो है वो नियंत्रण करने का काम करते हैं। तो आप देखते हैं कि एक राज्य की जो व्यवस्था है, उस राज्य की व्यवस्था में जो राज्यपाल हैं, विधानमंडल हैं, कैबिनेट है, विधान परिषद है, कुछ राज्यों में विधान परिषद है, तो वो इस तरीके से एक नियंत्रण का और संतुलन का काम किए रहते हैं और कार्यपालिका को
विधानपालिका को सब अपने अपने संवैधानिक अधिकार के तहत अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं। इसी तरीके से जो राज्य का मंत्री परिषद होता है वो पूरी तरीके से कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है, लेकिन जो संवैधानिक मुखिया होता है राज्य का वो राज्यपाल होता है, और राज्यपाल की सहायता के लिए ऐसा कहा जाता है, संविधान में व्यवस्था है कि वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक जो है मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। तो बहुत सारे, मैंने जैसे कहा कि स्वविवेक के मामले को छोड़ दिया जाए राज्यपाल के, तो सारे काम जो है वो ठीक वो मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद द्वारा संपादित किए जाते हैं। और ठीक वही पैटर्न है, वही तरीका है जैसे केंद्र में संघ में जो सरकार होती है, उसी के प्रतिमान के आधार पे, उसी के पैटर्न के आधार पे राज्यों में भी मंत्रीगण होते हैं। मुख्यमंत्री के बाद कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री भी अपॉइंट किए जाते हैं। अब ये जो है एक समस्या है कि किसी किसी राज्य में देखा गया कि बहुत ज़्यादा मंत्री अपॉइंट किए जाते हैं जहां जरूरत भी नहीं है। उससे प्रशासन को प्रभावीपूर्ण तरीके से चलाने में बड़ी दिक्कत महसूस होती थी। तो जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग बना, उसने ये जो है संतुति दी कि कम से कम विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनके 10 से 15% के अनुपात में ही जो है मंत्री अपॉइंट किए जाने चाहिए। तो आप अधिकतर देखते होंगे कि इस व्यवस्था के तहत अधिकतर जो राज्यों में मंत्रीगण होते हैं, जो मंत्री परिषद बनती है, वो 15% से अधिक नहीं बनती है। और जो मंत्री परिषद होती है वो सर्वोच्च नीति निर्धारक का काम करती है, इकाई के रूप में काम करती है राज्य में, और तमाम विधायी तथा प्रशासनिक मसलों को, शक्तियों को के मामले में वो कानून बनाने का काम करती है। और मंत्रिपरिषद कानून बनवाने से लेकर के उस पर पॉलिसी मेकिंग से लेकर के उसका कैसे एजुकेशन हो, उसका कार्यान्वयन कैसे तरीके से हो, उसको व्यवहार में कैसे कानून को लागू किया जाए, इसकी भी वो जिम्मेदारी संभालती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मंत्रिपरिषद राज्य में एक प्रमुख महत्वपूर्ण कार्यपालिका है, और वो विभिन्न मंत्री स्तर पे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अलग अलग विभागों का बंटवारा करके मंत्रीगण अपने निर्धारित जो संपादित काम है उसको निपटाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो एक मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व होता है राज्य में, इस हिसाब के से देखा जाए तो एक तरीके से ये एक रिस्पांसिबिलिटी होती है कार्यपालिका के कार्यों को लेकर के। तो मंत्रिमंडलीय जो उत्तरदायित्व है उसके हिसाब से राज्य विधानसभा के प्रति पूरा मंत्रिमंडल, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरा तरीके से विधानसभा के प्रति एक कलेक्टिव रूप में, एक सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। और तो एक तरीके से एक जो राज्य स्तर पे जो उत्तरदायित्व है वो सुनिश्चित हो जाती है कि मंत्रिमंडल जो है सामूहिक रूप से विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी है, तो उसके ऊपर विधानमंडल का कहीं ना कहीं कंट्रोल भी एक तरीके से हमको दिखाई देता है। और उस मामले में खासतौर पे अगर मेजॉरिटी इन गवर्नमेंट भी है तो आप देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि मंत्रिमंडल अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के काम करे, क्योंकि वाच करने के लिए तमाम सारी समितियां हैं विधानमंडल की और वो निगरानी का काम करती हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे राज्यपाल की सहायता के लिए जो मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की जो व्यवस्था की गई है उसके तहत बहुत सारे ऐसे कामों का आवंटन किया गया है, कार्य विभाजन किया गया है। और उस हिसाब से हम देखते हैं कि जो मुख्यमंत्री के विचार के जो मामले हैं, तो मुख्यमंत्री का ऑफिस ऐसा है कि वो एक तरीके से सभी विभागों पे समन्वय का काम करता है, और जो भी उसके डोमेन में, उसके क्षेत्र में जो भी ऐसे मामले आते हैं उसको निपटाने का काम करता है। और जो महत्वपूर्ण विषय आते हैं खासतौर से मंत्रिमंडल के समक्ष, वो हम देखते हैं कि विधानमंडल के सामने जो बजट का है, एनुअल बजट को पास करना, बनाना उसको, ये सब जो है इस मंत्रिमंडल के मामले हैं। खासतौर से राज्य का वित्त विभाग
वो पूरा वित्त मंत्रिमंडल के जिम्मे है, वित्त मंत्री खास तौर से उसके लिए जिम्मेदार होते हैं और वो सब मुख्यमंत्री की निगरानी में करते हैं। इसी तरीके से राज्य जो लोक सेवा आयोग है उसके भी बहुत सारे क्षेत्राधिकार में छूट दी गई है मंत्रिमंडल को। नए कर लगाने का भी जो है ये पावर है मंत्रिमंडल को। तो एक तरीके से जो प्रभावी लोक प्रशासन है उसके लिए मंत्रिपरिषद की जो संरचना है, मंत्रिपरिषद का जो व्यवस्था की गई है संविधान के द्वारा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं कि जैसा मैंने पूर्व में ही बताया कि जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के रिकमेंडेशन से जो संविधान में 91 जो अमेंडमेंट किया गया, अमेंडमेंट नंबर 91 91वां संवैधानिक जो संशोधन किया गया था, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि राज्य विधान जो सभा है उसके सदस्यों के अधिकतम 15% तक की मंत्रिपरिषद का आकार हो सकता है। कहीं कहीं पर ये वेरी कर सकता है, ये कम भी हो सकता है। तो ये हम किसी राज्य की व्यवस्था के मामले में ये देखते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि राज्य की जो व्यवस्था है उसमें तमाम सारे जो कार्मिक हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, जो अधिकारी हैं, उनके मामले में सब जो हम देखते हैं कि एक पैरेलल एक व्यवस्था बनाई गई है मुख्यमंत्री की सहायता के लिए। मुख्य सचिव के अंतर्गत जो अस्थायी कार्यपालिका है वो एक मदद के लिए एक पूरी तरीके से एक स्टाफ एजेंसी के तौर पे काम करती है और मुख्यमंत्री के सहायता के लिए, और एक राज्य में इस तरीके की एक व्यवस्था की गई। तो हमने यूनिट में ये देखा कि राज्य के जो सांविधिक जो व्यवस्था है वो किस तरीके से काम करती है। इसी तरीके से हम यूनिट 2 में देखते हैं, 3rd में देखते हैं कि जो राज्य का जो सचिवालय है उसका संगठन और रूप कैसा है, उसका कार्य किस तरीके का है। तो हम देखते हैं कि राज्य में 2 तरीके की कार्यपालिका होती है। एक राजनीतिक कार्यपालिका जो मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद से मिलकर बनती है। मुख्यतः मुख्यमंत्री उसके लिए उत्तरदायी होते हैं, उनकी कैबिनेट उत्तरदायी होती है। और एक पैरेलल एक अस्थायी कार्यपालिका होती है जो ब्यूरोक्रेट्स चुन करके आते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा से लेकर के राज्य प्रशासनिक सेवा से। वो एक पूरे तरीके से कार्यपालिका को चलाने का काम करते हैं, कार्यकारी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। तो राज्य में हम देखते हैं कि एक सचिवालय होता है जिसको मुख्य तौर पे मंत्री, सचिव या कार्यकारी अध्यक्ष चलाते हैं। राज्य स्तर पे 3 तरीके से हम अंग देख सकते हैं राज्य सचिवालय का। एक तो उसमें मंत्री होते हैं जो कि हमने कहा अस्थायी राजनीतिक कार्यपालिका जिसको हमने कहा, और दूसरे वो जो सचिव होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जिनके अंडर में तमाम सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, वो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी से आते हैं, वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, अस्थायी कार्यपालिका होते हैं। और इसके अलावा बहुत तरीके के ऐसे डायरेक्टरेट होते हैं जिनके हेड को, जिनके अध्यक्ष को अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष कहा जाता है, क्योंकि एक तरीके से लाइन एजेंसी का काम करते हैं। यानी कि किसी नीति को लागू करने का, डायरेक्ट लागू करने का काम ये डायरेक्टरेट का ही काम होता है। तो हम एक तरीके से देखते हैं कि ये 3 अंग जो है सचिवालय का हर राज्य में आपको दिखाई देगा। तो जो राज्य सचिवालय की जो भूमिका है हम देखते हैं कि उसमें आप देखते हैं कि जो जितने भी नीति निर्माण के काम होते हैं या उनके जो तमाम तरीके समय समय पे नीतियों में संशोधन भी होते रहते हैं, तो वो पूरी जो विधायी जिम्मेदारी है उस सब को पूरा करने का काम करते हैं, उसको निष्पादित करने का काम करते हैं। जो भी नियम रेगुलेशन बनाए जाते हैं, जो भी पॉलिसी बनाई जाती है, जो लॉ फार्मुलेट की जाती है, जो विधान का रूप उसको दिया जाता है, वो सब कहीं न कहीं ये सचिवालय कर्मी ही करते हैं। ये सचिवालय की ही जिम्मेदारी है। तो जितने भी नीति या प्रोग्राम होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, प्रोग्राम होते हैं, तो उनका पूरा एग्जीक्यूशन का काम, उसका कार्यान्वयन का काम, उसका पर्यवेक्षण का काम, सुपरविजन का काम और उसके नियंत्रण का काम, ये सब जो है ये सचिवालय संपादित करता है। इवन
जो राज्य सरकार जो बजट निर्माण करती है, जो जो एक्सपेंसेज होती हैं गवर्नमेंट की, जो व्यय होता है, उस पे भी नियंत्रण करने का ये काम सचिवालय ही करता है। इसके अलावा एक तरीके से जो राज्य सचिवालय है, वो केंद्र सरकार के साथ एक संपर्क सूत्र का भी काम करती है। जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, वो एक दूसरे से वो स्टेट और सेंटर के बीच एक तरीके से संपर्क बनाए रखने का भी काम करते हैं। तो ये राज्य सचिवालय ये तमाम सारे काम करते हैं, क्योंकि जैसा आप लोगों को पता है कि जो मंत्रिमंडल होता है, जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है, वो सीमित अवधि के लिए शासन में आती है। कई बार तो 5 साल टेन्योर अपना पूरा करते हैं, कई बार ये भी पूरा नहीं कर पाते हैं कई राज्यों में। लेकिन वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो अधिकारीगण है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा से आते हैं या राज्य प्रशासनिक सेवा से आते हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है। वो एक्सपर्ट होते हैं अपने मामले के, और वो बराबर फील्ड में काम किए रहते हैं। तो कहीं न कहीं ये जो सचिवालय में जो ब्यूरोक्रेसी होती है, वो राजनीतिक कार्यपालिका को भी सलाह दे करके उसके मुताबिक काम करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका के पास इतना समय नहीं होता है। तो चाहे बजट निर्माण हो, चाहे कोई कानून बनाने का काम हो, ये सब जो है सचिवालय में मिलकर करते हैं। तो आप देखेंगे कि सचिवालय की जो भूमिका है, वो किसी राज्य के प्रशासन में, किसी राज्य की व्यवस्था में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके कई पहलू हैं, जैसे कि जो सचिव होते हैं, वो मंत्री, जो भी संबंधित मंत्रीगण होते हैं, उनको आवश्यक जो आंकड़े होते हैं वो प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इसके अलावा जो जितने कार्यक्रम होते हैं, विभाग के जितने कार्यक्रम होते हैं, संबंधित मंत्री के जो विभाग होते हैं, उसके बारे में सारी विस्तृत रूपरेखा तैयार करना, ये भी सचिव स्तर का काम है। या जितने भी सचिवालय में जो मंत्रीगण के लिए जो सचिव लोग होते हैं, एक तरीके से वो सलाहकारी भूमिका भी निभाते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि राज्य कार्यपालिका में तो बदलाव होता रहता है, टेन्योर के हिसाब से। सरकार अगर चली गई, दूसरी सरकार आ गई, तो फिर दूसरे लोग मंत्री बने। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो अधिकारीगण होते हैं, जो सचिव लेवल पे अधिकारी होते हैं, वो उनकी जो है मेमोरी बहुत ज़बरदस्त होती है, स्मरण शक्ति होती है ज़बरदस्त। वो स्मरण शक्ति, वो मेमोरी जो है कहीं न कहीं फाइलों में सब लिखित रूप में होती है, और व्यावहारिक रूप में जो संबंधित जो सचिव होते हैं, वो कहीं न कहीं तो राजनीतिक कार्यपालिका को एक तरीके से अपने मेमोरी के थ्रू वो कहीं न कहीं फीडबैक देने का काम, उनको फीड करने का काम करते रहते हैं, उनको सलाह देने का काम करते रहते हैं। तो आप देखते हैं कि जितने दूसरे विभाग हैं सचिवालय स्तर पे, आप देखते हैं जो सचिव के जो काम होते हैं, तो डिफरेंट जो विभाग होते हैं सरकार के पास, 50 विभाग होते हैं। वो सभी विभागों के बीच एक अस्थायी रूप से आप देखेंगे कि जो कम्युनिकेशन है, जो संचार है, उसको भी कायम करने का काम ये करते रहते हैं। तो आप देखे हैं कि जो प्रशासनिक ढांचा है अधिकारियों का, वो एक आप देखते हैं हायरार्की के रूप में, एक जो है पदानुक्रम के रूप में, पद सोपान के रूप में हमको दिखाई देती है। और सामान्यतः जो सचिव होता है, वो विभाग का अध्यक्ष होता है, प्रशासनिक विभाग का। उसके अंदर बहुत सारे अवर सचिव, बहुत तरीके के सहायक सचिव अपॉइंट होते हैं, और इस तरीके से पूरा विभाग एक तरीके से पूरा राज्य का जो मशीनरी है, प्रशासनिक मशीनरी है, वो प्रमुख सचिव के अंतर्गत काम करती है। प्रमुख सचिव बिल्कुल मुख्यमंत्री की सलाह के लिए हैं, और मुख्यमंत्री के सारे मंत्रिमंडल के जितने भी प्रस्ताव हैं, सरकार के जितने प्रस्ताव हैं, उसको कैसे लागू किया जाए, उन पे सलाह देने का भी काम है, उसका एग्जीक्यूशन का भी काम है। और प्रमुख सचिव के अंदर में तमाम सारे अधिकारियों की एक लंबी फौज होती है, जो क्या करते हैं कि वो सचिवालय के थ्रू पूरे कार्यपालिका पे नियंत्रण करने का काम करते हैं, उसको चलाने का काम करते हैं। जो प्लानिंग होती है, उसको भी प्लानिंग करने का काम करते हैं, उसमें सहायता करते हैं। और उस प्लानिंग का एग्जीक्यूशन, अर्थात वो जो नियम कानून बने, जो योजना बनी, उसको लागू करने का भी
वो काम करते हैं। अब उसमें आप देखते हैं कि बहुत तरीके के अधिकारी होते हैं। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का एक ट्रांजिटरी कैडर होता है, या ट्रांजिटरी कैडर मतलब एक अस्थायी कार्यालय होता है, क्योंकि प्रत्येक विभाग में कुछ अधिकारी ऐसे भी होते हैं कि एक निश्चित पदावधि के लिए आते हैं और अ, उस अवधि के पश्चात वो चले जाते हैं। इसी उसी कार्यालय में कार्य करने वाले बहुत सारे अस्थायी कार्मिक होते हैं, जो सचिवालय विभाग की जो निरंतरता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अलग-अलग जो है कार्यालय के गठन में अलग-अलग अधिकारी सहयोग करते हैं। किसी को अधीक्षक कहा जाता है, अनुभाग अधिकारी कहा जाता है, सहायक होते हैं, क्लर्क होते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, और इस तरीके से पूरा कार्यालय का निर्माण किया जाता है। तो आप देख लेंगे कि जो विभाग की एक किसी विभाग की जो संरचना होती है किसी भी राज्य के शासन में, तो आप देखते हैं कि सबसे उस विभाग का प्रमुख जो होता है, अध्यक्ष जो होता है, वो सचिव होता है। उसके अंदर बहुत सारे विंग काम करते हैं। विंग का मतलब होता है स्कंद, उसको हिंदी में बोलते हैं। और हर विंग को चलाने के लिए अपर सचिव होते हैं, आपके संयुक्त सचिव, जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं। इसी के लिए आप उसके अंदर में तमाम सारे ऐसे प्रभाग होते हैं, और उन सभी प्रभागों को, एक प्रभाग को चलाने के लिए वो डिप्टी सेक्रेटरी अपॉइंटेड होते हैं, जिसे उप सचिव बोला जाता है। इसके अलावा बहुत सारे उसके अंदर ब्रांचेज होती हैं। हर प्रभाग के अंदर बहुत तरीके की ब्रांचेज यानी शाखाएं होती हैं, जिसको अवर सचिव जो है हैंडल करते हैं। और उन सभी अवर सचिव के अंडर में ऐसे बहुत सारे अनुभाग होते हैं। उन सभी को कहीं न कहीं अनुभाग अधिकारी संचालित करते हैं। तो अनुभाग जो होता है, आप देखते हैं कि वो संगठन में वो एक सबसे निचली इकाई है, संगठनात्मक इकाई है, और जो अनुभाग अधिकारी इसको के प्रभार में चलता है। हर अनुभाग अधिकारी के पास सहायक होते हैं, क्लर्क होते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, और उसको अनुभाग कार्यालय कहा जाता है। 2 अनुभाग मिलकर के एक शाखा का गठन करते हैं, और जो अवर सचिव के अंदर में काम करती है। तो ये पूरी प्रशासनिक मशीनरी हम देखते हैं किसी राज्य में ये काम करती है। तो अब जो राज्य सचिवालय है, उसका जो विभाग है, वो किस तरीके से किस पैटर्न पे काम करता है, थोड़ा-सा इसको हम जान लेंगे। प्रत्येक राज्य में जो सचिवालय विभागों की संख्या होती है, वो स्वाभाविक रूप से छोटे-बड़े राज्य हैं देश में, तो सबके लिए अलग-अलग व्यवस्था होगी कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी राज्य में बहुत कम जनसंख्या है, किसी में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, तो विभागों की कमी होगी, क्योंकि जो नेचर है सरकार का जो काम करने का, जितने सारे उत्तरदायित्व हैं, अलग-अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, उसी हिसाब से छोटे-बड़े राज्यों में जो सचिवालय का जो विभाग होते हैं, उनका बँटवारा होता है। तो हम देखते हैं कि मिज़ोरम का एग्ज़ाम्पल लेंगे कि मिज़ोरम में जैसे छोटे राज्य में करीब 48 यानी 48 सचिवालय विभाग थे। 2020 तक का आंकड़ा है। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि गुजरात में जो बहुत बड़ा है आकार में मिज़ोरम से, उसमें करीब 53 विभाग थे। तो आप देखेंगे तो इस तरीके से आप देखें कि वैरी करता रहता है। छोटा स्टेट है तो कम होगा, बड़े स्टेट है तो बहुत ज़्यादा विभाग होंगे। और ये कौन से विभाग हो गए, आप सब जानते होंगे। गृह विभाग होता है, कृषि कल्याण विभाग होता है, उच्च शिक्षा विभाग होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग होता है, वित्त विभाग है। तो इस तरीके से तमाम तरीके के, चाहे पीडब्ल्यूडी का विभाग हो, चाहे आप महिला विकास विभाग हो, चाहे पंचायत विभाग हो, चाहे आप देखेंगे खाद्य औषधि विभाग हो, तो ऐसे तमाम तरीके के विभाग जो है आप देखेंगे 25 से लेकर के आप 50 के ऊपर तक, हमने जैसे बताया, ये ऐसे हर राज्यों के हिसाब से वो वैरी करता रहता है। तो इस तरीके से अलग-अलग विभाग को संचालित करने के लिए अलग-अलग सेक्रेटरी होते हैं, जो सिविल सर्वेंट होते हैं, वो उसको हैंडल करते हैं। और इसके साथ-साथ जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है, उसके साथ मिल कर के उसके निर्देशन में और उनके सलाहकारी भूमिका के रूप में ये विभाग जो है, सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं, वो उस विभाग को चलाने का काम करते हैं। तो अब देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे जो सचिवालय विभाग है,
और जो कार्यकारी विभाग है, कई बार ऐसा होता है कि आम इंसान जो है सचिवालय विभाग और कार्यकारी विभाग में अंतर नहीं कर पाता है, क्योंकि जो प्लानिंग का काम है वो सचिवालय का काम है, जो नियोजन का काम है सचिवालय का काम है, लेकिन उसको व्यवहारिक रूप में उस योजना को, उस नियम को, उस पॉलिसी को, उस नीति को लागू करने का काम वो आप देखते हैं कि कहीं न कहीं वो कार्यकारी विभाग है, जिसको डायरेक्टरेट भी कहा जाता है, उस डायरेक्टरेट का है। और करीब एक किसी सचिवालय विभाग में, एक किसी भी विभाग के एक सचिवालय में हम देखते हैं कि 6 से 7 जो है कार्यकारी विभाग होते हैं, और हर कार्यकारी विभाग अलग-अलग इश्यूज पे अलग-अलग अ, उत्तरदायित्वों के लिए वो ज़िम्मेदार होता है, उसका उत्तरदायित्वों का वहन करने के लिए ज़िम्मेदार होता है। तो हम देखते हैं कि किसी भी विभाग में एक एक एरिया हो गया सचिवालय का, वो नियोजन करने का काम, कानून बनाने का काम, नीति निर्माण का काम और उसको लागू करने का काम वो डायरेक्टरेट का हो जाता है। तो ये राज्य की जो प्रशासनिक इकाई है, जो सामान्य प्रशासन है, वो इस तरीके से काम करता है। इसी तरीके से हम देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए आप अगर देखें, जैसे कृषि विभाग को देखा जाए तो जैसे कृषि निदेशक है, वो एक विशेषज्ञ होता है। कृषि विभाग जो कृषि निदेशक होगा वो एक पार्टिकुलर कृषि एग्रीकल्चर का वो एक्सपर्ट होता है, और उसके अधीन तमाम सारी जो कृषि विभाग की जो वो उपाधियाँ लिया होता है कृषि विज्ञान की, वो लिया रहता है। अब वो वहाँ पर सचिव कृषि होते हैं। सचिव कृषि जो कोई ज़रूरी नहीं हो कि एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हों, वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होंगे। लेकिन तो कृषि विभाग का जो निदेशक है, वो एग्रीकल्चर के मामले में एक्सपर्ट आदमी है, उसने एग्रीकल्चर से पढ़ाई की है। लेकिन जो उस उनको गाइड करने का काम सचिव करते हैं, जो कि एक आईएएस ऑफिसर होते हैं। तो वो कहीं न कहीं एक तरीके से ये भी हमको एक विरोधाभास भी दिखाई देता है कि एक सामान्य प्रशासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी एक किसी एक्सपर्ट को निर्देशित करता है, या कोई एक्सपर्ट जो है जैसे कृषि विभाग का मैंने बताया, वो किसी सामान्य भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के पर्यवेक्षण में काम करता है। तो ये तो किसी भी योजना को, पॉलिसी को बनाने में ऐसा नहीं है कि सरकार जब कोई नीति बनाती है तो एक्सपर्ट्स को कमेटी में नहीं रखती है, वो एक्सपर्ट को कमेटी में रखती है। तो इसी तरीके से आप ये जो डायलेमा है सचिव के कार्यालय का और सचिवालय का और डायरेक्टरेट का, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से किसी राज्य में प्रशासनिक अमला जो है काम करता है। तो हम ये देख सकते हैं कि ऐसे तमाम सारे राज्य के सचिवालय के महत्वपूर्ण विषय हैं, और आपको सब पता है कि जो नीति निर्माण में जो है, जो प्रशासक होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, उनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनके पास आंकड़े होते हैं, सूचना होती है, और उन आंकड़ों, सूचनाओं के आधार पे तमाम सारे तथ्यों का विश्लेषण करके नीति निर्माण की क्रिया है, उसको संपादित करने का काम करते हैं। क्योंकि जो लोक सेवक होते हैं, वो लंबे प्रशासनिक अनुभव के आधार पे उनका चयन वो उनके पास एक अनुभव हो जाता है, और उनकी जो है स्पेशलिटी उसी क्षेत्र में रहती है, और उनको जो है उनकी जो राजनीतिक लोग होते हैं, जो पॉलिटिकल जो कार्यपालिका होती है, राजनीतिक जो कार्यपालिका होती है, उसको व्यावहारिक सलाह देने का काम भी ये लोक सेवक करते हैं। तो एक पार्ट तो हमने ये देखा। अब अब हमने देखा कि जो राज्य सचिवालय है, अलग-अलग सचिव चलाते हैं, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका मुख्य सचिव का पद का होती है। जो मुख्य सचिव होते हैं, वो प्रधान सलाहकार होते हैं मुख्यमंत्री के, और राज्य जो मंत्रिमंडल होता है, उसके सचिव भी होते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो मुख्यमंत्री जो अधिकारी वर्ग होता है, उसमें जो सुप्रीम पावर है, वो मुख्य सचिव का होता है। तमाम सारे अधिकारियों का अपॉइंटमेंट करना, राज्य सरकार की इच्छा को लागू करना, ये सब मुख्य सचिव के उत्तरदायित्व में आता है। और मुख्य सचिव का जो कार्यालय होता है, वो सभी राज्यों में पाई जाती है, और एक महत्वपूर्ण एक पद है मुख्य सचिव का। और मुख्य सचिव के जो महत्वपूर्ण काम है, सिर्फ सलाहकारी काम ही नहीं है कि वो मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है राज्य की, उसका पूरा वो सचिव होता है, उसकी पूरे कार्यसूची तैयार करता है, उसका रिकॉर्ड रखता है,
और वो सारे जो सिविल सेवा के अधिकारी होते हैं उन सबका प्रमुख हेड भी होता है। तो और तमाम सारे जितने विभाग हैं उनका कोऑर्डिनेशन का काम करता है। स्टेट का और सेंटर के बीच एक तरीके से कम्युनिकेशन का काम करता है, एक कोऑर्डिनेशन का भी काम करता है, समन्वय का काम करता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि एक राज्य में जो मुख्य सचिव का पद है, इस तरीके से जो सचिवालय का जो विभाग है, किस तरीके से काम करता है। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं कि जो जो सचिवालय और निदेशालय है, उनके बीच क्या पैटर्न रहा है, थोड़ा इसको देखने का काम करेंगे क्योंकि कई बार सचिवालय में और जो निदेशालय होता है, डायरेक्टरेट होता है, इनके बीच कई बार हम अंतर करना भूल जाते हैं। जो निदेशालय होता है, तो वो जैसा हमने पहले भी बताया कि वो एक कार्यकारी कार्यालय होता है और जो भी नीति लागू होती है उसको लाइन के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, लोक प्रशासन में स्टाफ और लाइन एजेंसी, 2 एजेंसीज की हम लोग बात करते हैं। तो सचिवालय जो कर्मी होते हैं, सचिवालय के जो अधिकारी होते हैं, वो स्टाफ एजेंसी का काम करते हैं और लाइन एजेंसी का काम यानी कि किसी कार्य को संपादित करने का काम वो देखते हैं कि वो डायरेक्टरेट का होता है, निदेशालय का होता है। हर निदेशालय के अंतर्गत बहुत सारे क्षेत्रीय निदेशालय होते हैं और वो कम से कम जो है एक तरीके से देखा जाए तो स्टेट में कई जिलों के ऊपर एक क्षेत्रीय निदेशालय बनाया जाता है और जो जिले के स्तर के जो अधिकारी हैं, जो जिला कार्यालय जो जिला अधिकारी का कार्यालय है, उन क्षेत्रीय स्तर के जो एजेंसियां हैं, उनके डायरेक्शन में भी काम करने का काम करती हैं। तो वो जैसे कि कई जगह पे उसको कमिश्नरेट, मंडलीय आयुक्त भी कहा जाता है। जो मंडलीय आयुक्त का जो कार्यालय होता है, खास तौर से जो रेवेन्यू से संबंधित जो मामले हैं, राजस्व से संबंधित जो मामले हैं, जो क्षेत्रीय एजेंसियां हैं, वो उसको देखने का काम करते हैं। इसी तरीके से राज्य में आप देखते हैं कि एक राजस्व बोर्ड होता है और राजस्व बोर्ड जो है, हालांकि कई राज्यों में आप देखेंगे कि राजस्व बोर्ड जैसा एक स्वतंत्र बोर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन एक नए तरीके का ये राजस्व बोर्ड की शुरुआत बहुत पहले की गई थी, अंग्रेजी भारत में की गई थी और इनका स्पेशल काम था कि किस तरीके से राज्य का जो है राजस्व को बढ़ाने का काम, राजस्व वसूली का काम किया जाए। तो कई जगह पे आपको इसके अतिरिक्त जो है हम देखते हैं कि राजस्व बोर्ड भी स्थापित किए गए हैं और राजस्व बोर्ड का पूरा काम, चूंकि पूरी प्रशासन की अमला, पूरे राज्य की व्यवस्था, केंद्र की व्यवस्था ये राजस्व के ऊपर डिपेंड करती है। उसी से अधिकारियों को वेतन दिए जाते हैं, उसी से सरकार के लोक कल्याणी काम को संपादित किए जाते हैं। तो राजस्व बोर्ड कई जगह बहुत ही एक महत्वपूर्ण एजेंसी के तौर पे काम करता है और उसके डायरेक्शन में जो जिला के अधिकारी हैं तमाम सारे, वो उसका टाल मटोल नहीं कर सकते। उसके जो निदेशालय है, जिस तरीके से निदेशालय के जो काम होते हैं उसका टाल मटोल नहीं किया जा सकता है। वैसे प्रशासनिक अमला इस तरीके का है हमारे देश में कि किसी भी प्रशासनिक काम को टाल मटोल नहीं किया जा सकता है, लेकिन राजस्व बोर्ड का ऐसा काम है कि वो उसके जो गाइडलाइंस हैं, उसके जो अधिकारियों के दिशा निर्देश हैं, उसको नीचे लेवल के अधिकारी तक को फॉलो करना पड़ता है और उसमें तमाम तरीके के आप देखते हैं अलग अलग जो है आप अधिकारी तैनात होते हैं। तो ये जितने क्षेत्रीय स्तर पे जो निदेशालय हैं खोले गए हैं, वो इसी परिप्रेक्ष्य में खोले गए हैं कि जो रीजनल जो रिक्वायरमेंट है, जो क्षेत्रीय जो आकांक्षाएं हैं और क्षेत्रीय स्तर पे जो विशेषताएं हैं, उनको किस तरीके से उसका लाभ उठाया जाए और क्षेत्रीय स्तर पे किसी नीति का क्रियान्वयन किस तरीके से किया जाए। तो ये इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है क्षेत्रीयता की भी होती है और पहुंच की भी होती है, रिचनेस की भी होती है। तो राज्य स्तर पे जो प्रमुख जो महत्वपूर्ण किसी क्षेत्र का जो होता है वो निदेशक होता है, डायरेक्टर होता है और उसके सहायता के लिए तमाम तरीके के ऑफिसर होते हैं। अपर निदेशक होता है, वरिष्ठ संयुक्त निदेशक होता है, संयुक्त निदेशक होता है, उप निदेशक, सहायक निदेशक,
तथा अन्य तमाम सारे अधिकारी होते हैं। जैसे हमने बताया कि कार्यालय स्तर पे क्लर्क और तमाम सारे अधिकारी होते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने देखा कि जो सरकार की कार्यकारी एजेंसियां हैं, वो किस तरीके से काम करती हैं, और उसमें महत्वपूर्ण एजेंसी है, आप देखते हैं कि डायरेक्टरेट है, रीजनल डायरेक्टरेट है, और जो रेवेन्यू बोर्ड है, राजस्व बोर्ड है, वो एक महत्वपूर्ण इकाई है। इस तरीके से आज हमने जो है यूनिट 2, 3 और 4 का हमने आज विस्तार से विश्लेषण किया। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद, नमस्कार।